बड़े से बड़ा पद अथवा सत्ता में हमारा रहना लक्ष्य नहीं है, यह तो माध्यम है। कि कांशीराम साहब के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं, कांशीराम साहब ऐसे थे, कांशीराम साहब। मैं कहता हूं कांशीराम साहब के बारे में पढ़ना है तो सिर्फ ये 10 बिंदु है। और जहां तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन सीटों से चुनाव करके जसोर, खुरला, फरीदपुर जो पश्चिम बंगाल में है, बांग्लादेश में चला गया, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसमें दे दी गई, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान सभा के सदस्य न बने। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने बाबा साहब को भारत की संविधान सभा का सदस्य बनाया। तुमने नहीं बनाया। मानवर कांशीराम साहब अगर कांग्रेस की बात मान करके उस समय राजीव गांधी से 89 के चुनाव से पहले अगर 1 सीट या 2 सीट पर गुलामी कर लेते तो आज मानवर कांशीराम साहब का नाम लेने वाला पैदा नहीं होता इस देश के अंदर। पर कांशीराम साहब हजारों राष्ट्रपति पैदा होंगे, हजारों प्रधानमंत्री पैदा हो सकते हैं, पर कांशीराम और अंबेडकर दोबारा पैदा नहीं हो सकते। क्या लोगों ने इस किताब को नहीं पढ़ा? कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस आरएसएस की मां प्रोफेसर विमल करात की किताब को नहीं पढ़ते ये लोग? What have to the done to the untouchable for गांधी एंड दलित? गांधी ने दलितों के लिए क्या किया, इसका हिंदी अनुवाद है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी 250 पेज की। मैं सिर्फ चंद बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा कि अगर किसी को कांशीराम के मूवमेंट को समझना है तो चमचा युग को पढ़ के समझ सकता है। और जिसने चमचा युग पढ़ ली और उसके बावजूद भी वो चमचागिरी कर रहा है तो वो व्यक्ति है जो सोने का बहाना कर रहा है। जग तो चुका है, किसी ना किसी लालच में या किसी ना किसी प्रलोभन में वो सोने का बहाना कर रहा है। फिर बात आती है बहन कुमारी मायावती जी की कार्यशैली को समझने की। तो ये बहन कुमारी मायावती जी की लेखनी द्वारा किताब है। ये बहन कुमारी मायावती जी, इसका ऊपर का कवर फट गया, बहुत पुरानी किताब है, करीब 15-16 साल से मेरे पास है। लेखिका बहन कुमारी मायावती जी, इसका अंदर का प्रिंट है, ऊपर का फट गया है। मतलब ये बहन जी ने खुद ने लिखी है ये किताब बहन जी ने खुद ने लिखी है। और इसमें पूरा बहुजन इतिहास जो रहा है, बहुजन समाज पार्टी का, जो बहुजन समाज पार्टी का उदय है, किन किन प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने इसका मकसद मनोवाद अभी यह को नष्ट कर देता है, ये सब बिंदु है। ये बहन कुमारी मायावती जी को उद्देश्य का लिखी हुई है और उन्होंने इस किताब को मानवर कांशीराम साहब को समर्पित करके लिखा गया था। और कांशीराम साहब खत्म हुए उसके बाद लिखी गई थी ये किताब। ये इस तरह से लिखे गए। और इसमें बुक्स जो है बहन जी ने खुद ने लिखी है और उनके उद्देश्य, और अब इसमें मैं भी आपको इसमें मुख्य जो उद्देश्य का है बहन जी की, उसमें पढ़ के सुना रहा हूँ। बड़े से बड़ा पद अथवा सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, ये बहन जी कह गई है, सुन लीजिए आप। बड़े से, अगर जूम हो जाए तो आप थोड़ा जूम कर सकते हैं। हाँ, मैं कर रहा हूं। बड़े से बड़ा पद अथवा सत्ता में हमारा रहना लक्ष्य नहीं है, यह तो माध्यम है उस बदलाव का, उस सामाजिक परिवर्तन का जो हम लाना चाहते हैं। हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिससे दलितों को, मजलूमों को, अति पिछड़ों वर्गों को और धार्मिक अल्पसंख्यकों को और महिलाओं को स्वाभिमान के साथ सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिले, पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। यही परिकल्पना थी संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर की और उन महान समाज सुधारकों की जिन्होंने बहुजन समाज की इस स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन के लिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निरंतर संघर्ष किया। लेखक बहन कुमारी मायावती जी। मैं जीवन में मैं आपको बता देता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी में 2006-07 के समथिंग से आने जाने लगा। सबसे पहले यहाँ बौद्ध धर्म का एक कार्यक्रम हुआ, उसमें हम गए बंदी, वहाँ हमने तमाम बंदी लोगों को, तमाम सामाजिक लोगों को सुना। उसमें हम बीबीएफ के थे, मैं लंबे समय तक बीबीएफ में रहा। पर मेरा जीवन का सबसे बड़ा ये है कि मेरे साथ के कई लोग आए, कई लोग जुड़े। मैंने तकरीबन आज बीजेपी कांग्रेस में तक में भी जो अम्बेडकरवादी हैं, उनमें से कई अम्बेडकरवादी कह सकते हैं मेरे हाथ के नीचे तो नहीं पर मेरी कलम के नीचे से जरूर निकले। मैंने उन्हें कैडर के तौर पर, कई मेरे सोशल मीडिया फोटो मिल जाएंगे जो कैडर देता था। पर मैं एक कैडर छोटा सा एक बिंदु और आपसे गुजारिश चाहूंगा कि कांशीराम साहब के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं, कांशीराम साहब ऐसे थे, कांशीराम साहब। मैं कहता हूं कांशीराम साहब के बारे में पढ़ना है तो सिर्फ ये 10 बिंदु है,
सिर्फ ये 10 बिंदु हैं। कैडर एवं संगठन का महत्व सिखाया गया मान्यवर। ये किताब तकरीबन मैं कब की है, दलित दस्तक किताब है ये, मैं इसका संस्करण देख रहा हूं, ये 2010 मार्च की है। 2010 में नहीं सॉरी 2018 10 मार्च 2018 की एक बुक है दलित दस्तक, जिन्होंने की निकाली थी, है ना। ये कांशीराम साहब की जयंती से पहले पब्लिश हुई थी 2018 में। आज इसको पूरे 5 साल हो गए। 5 साल से ज्यादा हो गए हैं। और ये किताब मैंने बड़े ही सहेज के रखी है। और जब भी मेरा मन विचलित होता है किन्हीं कारणों से, कोई या तो राजनीतिक या कोई मेरा अपमान कर दे या कोई जो भी कारण है, किसी भी कारण से मेरा मन विचलित हो जाता, तो मैं इन कारणों को पढ़ता हूँ। कांशीराम साहब ने कैडर कैंप आयोजित करने का तीसरा चरण, विचारों को बार बार मांझना। कैडर कैंप को लगातार, एक व्यक्ति कहता है मैंने कैडर ले लिए 2 बार, नहीं, जब भी कैडर हो कैडर लो। उसका कारण क्या है कि विचारों में नयापन आता है। तलवार को जिस तरह घिस घिस कर हम हर 6 महीने में, एक अच्छा सिपाही अपनी उस जमाने में तलवार को हर 6 महीने में, 4 महीने 2 महीने में साफ करता था, उसकी ब्राउनिंग करता था, उसकी तेल मालिश करता था, उसी प्रकार विचारों को बार बार मांझना। विचारों को अगर बार बार कैडर कैंपों के माध्यम से साझा नहीं मांझा जाएगा तो विचार मर जाते हैं। और जब विचार मर जाते हैं तो विचारक मर जाते हैं। और जब विचारक मर जाते हैं तो समाज का इतिहास भी मर जाता है। तो साथियों, आपको ये सब सोचना समझना होगा कि आप ये सोच सकते हैं कि फिर मैं कैडर के 5वें नियम पर आना चाहूंगा। हम जैसे युवा, कई मैंने क्रांतिकारी युवा देखे हैं जो किसी कारण से घर बैठ गए। क्यों बैठ गए, उसका सिर्फ कारण था 3M, मनी मीडिया माफिया। इन्होंने उनको हतोत्साहित किया, पर 3M के विरोध में मानवर कांशीराम साहब ने कहा, मानवर कांशीराम ने 3M दिए, माइंड, मैन और मनी। माइंड, मैन, मनी। इसमें पहले क्रम पे उन्होंने मैन को रखा, दूसरे क्रम पर माइंड को रखा और तीसरे क्रम पर मनी को रखा। और इनको तीनों को गुणा करने के बाद में उन्होंने, कांशीराम साहब ने बराबर लिख करके = करके कहा, ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए 3 चीजें जरूरत होती हैं, पर किसी भी विचार को जिंदा रखने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है। पहला होता है एन, यानी कि जातिवाद से पीड़ित है तो आपको जरूरत है, यानी नीड। दूसरा है डिजायर, सिर्फ डिजायर की बात नहीं कर रहा मैं डिजायर यानी इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूं। और तीसरा होता है स्ट्रेंथ, यानी संख्या बल। अगर आपका संख्या बल है तो आपको बदलाव करने में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब जिंदा थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास आवश्यकता भी थी, डिजायर भी थी, पर स्ट्रेंथ नहीं थी समाज में। समाज उनको लीडर नहीं माना था उस समय तक, क्योंकि समाज के सामने इतने भ्रांति पैदा कर दी थी कांग्रेस ने। बाबा साहब अम्बेडकर को विदेशी गुलाम, अंग्रेजों का गुलाम, साइमन कमीशन का पिट्ठू, पता ही किन किन उपाधियों से उपस्थित किया गया। और जहां तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन सीटों से चुनाव करके जसोर, खुल्ला, फरीदपुर जो पश्चिम बंगाल में है, बांग्लादेश में चला गया, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसमें दे दी गई, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान सभा के सदस्य न बने। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने बाबा साहब को भारत की संविधान सभा का सदस्य बनाया। तुमने नहीं बनाया, तुम्हारे आकाओं के डंडा था ऊपर से। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस देश का संविधान ढंग से नहीं बना सकते तो हम तुम्हें देश आजाद करके क्यों देंगे। और विश्व स्तर पर ये गोलमेज सम्मेलन में ये अपमानित हुए थे, और अपमान के कारण इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को चुना, क्योंकि इनके पास उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर का विद्वान नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास उस समय स्ट्रेंथ नहीं थी। तो स्ट्रेंथ कहां से आई? स्ट्रेंथ आई जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानवर कांशीराम साहब ने घर घर तक पहुंचाने का काम किया। और जब वो विचार घर घर तक पहुंच गए, उसके बाद मानवर कांशीराम साहब ने स्ट्रेंथ पैदा की। और ये कैडर का पहला नियम है, नीड इंटू डिजायर इंटू स्ट्रेंथ इंटू चेंज = चेंज, बदलाव। आज हर कोई कह रहा है मैं बहुजन यूट्यूबर हूं, मैं बहुजन चिंतक हूं, मैं बहुजन विचारक हूं, मैं बहुजन परिवर्तक हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये बहुजन शब्द आया कहां से? ये बहुजन की जो मार्केट लगा के रखी है लोगों ने, दलिये में सजा कर, चुनाव से पहले बहुजन चिंतक पैदा हो जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर मानवर कांशीराम साहब अगर कांग्रेस की बात मान करके उस समय राजीव गांधी से 89 के चुनाव से पहले अगर 1 सीट या 2 सीट पर गुलामी कर लेते, तो आज मानवर कांशीराम साहब का नाम लेने वाला पैदा नहीं होता इस देश के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार की बात है, KR नारायण राष्ट्रपति थे,
मैं उस समय मेरे पिताजी बताते हैं कि हमारे गांव के लोग बताते थे कि केआर अपना चैम्बर छोड़ करके कांसीराम साहब से मिलने जो बाहर जो विजिटिंग हॉल होता है उसमें आ गए थे, जहाँ लोग इंतजार करते हैं, वहां आ गए थे। लोगों ने कहा आपने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल की अपमानना की है, ये किया। उन्होंने कहा कि जब कोई राष्ट्रपति मंदिर में सिर झुकाता है तब भी वो अपमान करता है। मैं सिर झुकाने नहीं आया, मैं इस देश में बदलाव लाने वाले राजनीतिक नेता से मिलने आया हूं। और ये उन्होंने, पावर थी कांशीराम ये साहब। कांसीराम साहब की पावर थी। और उस समय कहा, ज्ञानानंद और कहा कि अंबेडकर इस देश में अकेले पैदा हुए, हम जैसे हजारों लोगों को नेता बना गए, पर कांसीराम साहब हजारों राष्ट्रपति पैदा होंगे, हजारों प्रधानमंत्री पैदा हो सकते हैं, पर कांशीराम और अंबेडकर दोबारा पैदा नहीं हो सकते। और उन्हीं ने कहा था कि कांसीराम का अगर दूसरा कोई रूप है, बाबा साहब का हाँ, बाबा साहब का अगर कोई दूसरा रूप है तो वो कांसीराम साहब हैं। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर कितने वोटों से किस सीट पर चुनाव हराए गए, बेईमानी से हराए गए, कितने वोट बोगस वोट उनके विरोध में डाले गए, कितने वोट उनके खराब किए गए, ये पूरी किताब में सब कुछ लिखा है। ये कांसीराम साहब की ये किताब 15 साल का निचोड़ है।